गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत बात किया था। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत है ना। तो आप देखना यहाँ पर आज जो उससे रिलेटेड पॉइंट शेष रह गए थे उसकी बात आज हम लोग कर लेते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोगों ने दयानंद सरस्वती तक की बात कर लिया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, और आर्य समाज की स्थापना बंबई में उनके द्वारा की गई थी। और उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए थे, जो जो उनके स्टेटमेंट थे, उन सब की बात हमने आपसे किया था एक एक करके कि उनके द्वारा क्या कहा गया था, क्या किया गया था। अब कुछ और पॉइंट शेष रह गए थे, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तब उसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं, और उसके बाद जो अन्य कुछ सुधार आंदोलन से संबंधित पॉइंट थे उसकी भी बात कर लेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो सेगमेंट हम लोगों का है वो पूरा सेगमेंट हमारा कवर हो जाए, क्लियर हो जाए कि कहां कहां से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस बात को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, है ना। किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया था, 16 वर्ष की अवस्था में उनकी बहन के मृत्यु के बाद कैसे उनके मन में वैराग्य आया था, शुद्धि आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह की तमाम जो चीजें थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि भाई क्या क्या संदर्भ वहां से जुड़ा हुआ था, क्या क्या पॉइंट वहां से जुड़ा हुआ था, वो सारी बातें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको उनके बारे में अधिकांश जो बातें थी वो बता दिया था, कुछ बातें शेष रह गई थी जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। उनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की थी, तो पुस्तकों से संबंधित जो बातें हैं उसको भी देख लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, पाखंड खंडन लिखा था, वेद भाष्य भूमि लिखा था, ऋग्वेद भाष्य लिखा था, अद्वैत मत का खंडन लिखा था। तो इस तमाम पुस्तकों की रचना भी उनके द्वारा किया गया था। तो इन्हीं सारी बातों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि भाई क्या क्या संदर्भ उसका हुआ था, क्या क्या पॉइंट उसका हुआ था। तो आप देखें यहाँ पर जो जुड़ा हुआ पॉइंट था उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। दयानंद सरस्वती, कुछ जो पॉइंट शेष रह गए थे उसकी बात कर लेते हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। देख लें, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था, ये पॉइंट को जरा समझ लो कि शुद्धि आंदोलन क्या था इसका जो, हाँ, उसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे कि भाई स्वामी विवेकानंद, हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे कि उनसे रिलेटेड जो बातें थी वो क्या थी, है ना। हाँ, तो क्लास तो हम लोग की मॉडर्न हिस्ट्री की ही है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की ही क्लास है हम लोग की, और वही सारे के सारे पॉइंट भी है, तो इसलिए, है ना। गलत क्लास कब शुरू में लग गई थी क्या, है ना। आदर्श जरा बताना कि गलत क्लास शुरू में लगी थी क्या। अभी तो सही है ना, अभी तो प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर है ना। तो चलो, अब यहाँ पर मैंने कहा कि शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब था, इसका मतलब ये, इसका मीनिंग समझ लेना कि इसका मतलब क्या था, शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था। इसके तहत दयानंद सरस्वती ने क्या किया, इसके तहत दयानंद सरस्वती ने जो भी हिंदू किन्हीं कारणों से किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए थे, है ना, किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए थे, यदि वे अपने धर्म में वापस आना चाहते थे तो वो अपने धर्म में वापस आ सकते थे। इसी को शुद्धि आंदोलन कहा गया था, है ना।
तो शुद्धि आंदोलन चलाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि उन्हें पता था कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी भी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, यदि उनका शुद्धि किए बिना उनको अपने धर्म में वापस लिया जाएगा तो तमाम जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखो यहां पर जो पॉइंट था कि भाई शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, तो इसके अंतर्गत क्या था? जो भी हिंदू किन्हीं कारणों से किसी अन्य धर्म को किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए थे, यदि वे अपने धर्म में वापस आना चाहते थे, तो वापस आ सकते थे। है ना? इसी को शुद्धि आंदोलन कहा गया। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे ने भी इस तरह का आंदोलन चलाया था, लेकिन ज्यादा जो प्रसिद्धि जिसके आंदोलन को मिली थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनके शुद्धि आंदोलन को ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और बड़ी संख्या में ऐसे हिंदू जो किन्हीं कारणों से किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए थे, वो अपने धर्म में वापसी किए थे। जो ऐसा करना चाहते थे उनके लिए हिंदू धर्म का दरवाजा खोल दिया गया था कि वो अपने धर्म में पुनः वापस आ सकते हैं। इसी घटना को, इसी आंदोलन को शुद्धि आंदोलन नाम दिया गया था, जो किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना, है ना, इसको ध्यान रखना, है ना, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखना कि अब ये जो पॉइंट थी इसकी बात यहां पर हमने आपको कर लिया। इसके बाद अब जो दयानंद सरस्वती से संबंधित और जो पॉइंट हो सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, दयानंद सरस्वती। देखो, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमि, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, देखो ये पुस्तकें हैं उनके द्वारा लिखी गई। और यहां से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में बनता रहता है, तो उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी उसका मैंने क्रम आपके सामने रख दिया कि दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। तो ये सारी की सारी पुस्तकों की बात कर दिया। उसके बाद पंच महायज्ञ विधि भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि, इतनी सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो सत्यार्थ प्रकाश थी, जो हिंदी में
से आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। तो ये पॉइंट देखना, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ना, सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा था देखना, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी और इसे आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यान में रखना कि सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार बना है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए किस पुस्तक को, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए किस पुस्तक को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। तो आर्य समाज की बाइबिल सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है ना, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसको हमने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया आपको कि क्या क्या प्रश्न और दयानंद सरस्वती के द्वारा जिन पुस्तकों की रचना की गई थी उसका पूरा सिस्टम यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या था। सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमि, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि। तो ये सारे के सारे पॉइंट प्रश्न हैं, इसमें से कोई भी प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है यहां से जुड़ा हुआ। तो आप देखो, ये लिख लिया ना इसको, तो यहां पर शुद्धि आंदोलन की बात भी कर लिया, शुद्धि आंदोलन की बात भी कर लिया और उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों की बात भी कर लिया। तो दयानंद सरस्वती से संबंधित अधिकांश जो बातें थी वो हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। जल्दी से इसको बना लो ताकि हम फिर आगे एक और चार्ट बना दे जिसके अंतर्गत और जो बातें होंगी उसकी बात कर लेंगे, है ना। उनको मार्टिन लूथर किंग कहा गया, ये बात क्लियर ही हो चुकी है कि सारी की सारी बातें किस तरह से हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है भाई, लंदन टाइम्स का जो संवाददाता था वेलेंटाइन चिरोल, जिसने इंडियन अनरेस्ट लिखा था, उसमें उसने आर्य समाज को क्या कहा था, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था, आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा था। तो देखना, वेलेंटाइन चिरोल जो लंदन टाइम्स का संवाददाता था, ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो जब हम लोग तिलक के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था कि वेलेंटाइन चिरोल जो लंदन टाइम्स का संवाददाता था,
उसने एक व्यक्ति को और एक संस्था को, है ना, वैलेंटाइन चिरोल ने एक व्यक्ति को और एक संस्था को, है ना, एक व्यक्ति को और एक संस्था को उसने भारतीय अशांति का जनक कहा था, है ना। भारतीय अशांति का जनक एक व्यक्ति को भी कहा था, एक संस्था को कहा था। व्यक्ति पूछेगा तो आप क्या बताओगे? व्यक्ति पूछेगा तो आप बाल गंगाधर तिलक का नाम लेंगे, और संस्था पूछेगा तो आप आर्य समाज की बात करेंगे, है ना। संस्था पूछेगा तो आर्य समाज की बात करेंगे। तो इस तरह से यहां पर आप देखो कि पूरा का पूरा जो संदर्भ है वो यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो इतने विस्तार से चीजों को लेके चल रहे हैं कि आप कोई भी बुक नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न तो हम लोग के नोट से ही बनना है, क्योंकि बहुत विस्तार से हम लोग चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। इस बात को भी ध्यान रखना कि भाई वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा क्या कहा गया था, क्या संदर्भ था उनका, ये सारा का सारा पॉइंट था। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व, क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का ज्यादा पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया था, इसलिए आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना कि वहां पर क्या पॉइंट था, क्या संदर्भ था। इसके बाद अब देखना 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को, अब जो अगला पॉइंट यहाँ पे बन सकता है वो ये है, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। देख लो, दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। दयानंद सरस्वती का निधन हो गया जहर के कारण, किसी ने उनको जहर दे दिया था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जहर दिए जाने के कारण। जहर दिए जाने के कारण, है ना। तो आप देखना 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में दयानंद सरस्वती का निधन हो गया जहर दिए जाने के कारण। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, है ना, 1824 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु, है ना, जबकि उनकी मृत्यु 1883 में हुआ था। 1824 में उनका जन्म हुआ था और 1883 में उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू लगाने होंगे। एमसीक्यू जितना आप लगाओगे उतना आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, है ना, उतनी आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट है उसकी बात मैं आपसे करता हुआ चल रहा हूं, और सारे पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म होगी तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नोट्स आपके पास होगा, है ना, और वो नोट्स ऐसा होगा कि उसी से आप मेंस के भी क्वेश्चन लिखोगे, उसी से आप पीटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। इस तरह से विस्तार से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब देख लो कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किस वजह से हुई थी, ये तीनों बातें यहाँ पर निकल के आ गई है ना, ये तीनों बातें यहाँ पर निकल के आ गई है। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में दयानंद सरस्वती का निधन हो गया जहर दिए जाने के कारण। अब इसके बाद एक पॉइंट केवल यहां पर बच रहा है, एक पॉइंट कि आर्य समाज में भी आगे चल के वैचारिक आधार पर मतभेद हुआ और पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा को लेकर के मतभेद हुआ था। तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं बोल के लिखा देता हूं आपको, आप उसको लिख लो ताकि वो भी सेगमेंट हमारा कवर हो जाए। क्योंकि दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज में इस बात को लेकर के मतभेद हो गया कि पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए।
पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, इसी बात को लेकर के मतभेद आप देखोगे कि यहां पर अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग विद्यालयों का गठन किया गया। तो उस पॉइंट को एक बार आप लिख लें, फिर मैं समझा देता हूं कि वहां से किस तरह का प्रश्न, किस तरह के सेगमेंट बनते हैं, ये बात यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। तो लिखना 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 स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाज वैचारिक आधार पर, वैचारिक आधार पर, वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित हुआ, वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित हुआ। एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाला गुट, एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाला गुट, एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाला गुट, और दूसरा एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाला गुट और दूसरा प्राच्य शिक्षा का समर्थन करने वाला, प्राच्य का मतलब भारत या पूर्वी, तो प्राच्य शिक्षा का समर्थन करने वाला गुट। अब देखना देखना लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने किया। लिखते जाना, मेरे साथ साथ लिखते चलना। लाला लाजपत राय ने किया, लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने किया। इनके द्वारा 1889 ईस्वी में, है ना, कहीं कहीं ने 1886 भी लिखता है, कहीं कहीं पे 1886 भी लिखता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे 89 लिखता है। इनके द्वारा 1889 ईस्वी में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई, है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। दयानंद एंग्लो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। देखो, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई, और इसको दयानंद एंग्लो वैदिक को क्या बोलते हैं? डीएवी, डीएवी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, है ना। आप में से बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट तक डीएवी कॉलेज में पढ़े होंगे। तो डीएवी कॉलेज का ही फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज का ही जो फुल फॉर्म होता है वो, है ना, और दयानंद एंग्लो वैदिक का ही शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो डीएवी कॉलेज होता है। और आपको पता होगा कि भारत के और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में, है ना, अधिकांश जिलों में, भारत के और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आपको एक डीएवी कॉलेज जरूर मिलेगा, है ना, एक डीएवी कॉलेज जरूर मिलेगा। तो आप देखना कि यहां पर जो पॉइंट था उसकी बात यहां पर करेंगे। ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना तो इन्हीं के समय में हुआ था ना। ये दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक वर्ग का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए,
एक वर्ग का मानना था कि नहीं, पाश्चात्य शिक्षा से परहेज करना चाहिए। तो जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उनके द्वारा डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। वो कौन कौन से लोग थे? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और 1889 में लाहौर में किया गया था। ये कब हुआ था? दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद हुआ था। तो एक हो गया। अब इसके बाद प्राच्य शिक्षा के समर्थक भारतीय भाषा, समर्थकों में लेखराम, मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद, का नाम शामिल था। का नाम शामिल था, देख लो, का नाम शामिल था। इनके द्वारा 1902 ईस्वी में, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना किया गया। देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया ताकि आप अच्छे से इसका नोट्स बना लोगे। तो आप देखो, दो पार्ट में मैंने बताया। एक पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा। पाश्चात्य का मतलब अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिए जाना को पाश्चात्य कहा गया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले गुट का नेतृत्व लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया और इनके द्वारा 1889 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया। जबकि भारतीय भाषा में यानी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, है ना, उससे रिलेटेड जो बातें थी वो यहां पर लिया कि भारतीय भाषा में शिक्षा के समर्थकों में लेखराम का नाम आता है, मुंशीराम का नाम आता है, स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है, शामिल था। इनके द्वारा 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना किया गया था। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना किया गया था। तो इस तरह से आप देखो यहां पर, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद, है ना, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद, विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद। अच्छा, मैंने विवेकानंद शब्द आ गया था क्या जुबान पे, है ना, दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद ये बात है ना, दयानंद सरस्वती, न कि विवेकानंद को अभी हम लोग शुरू ही नहीं किए, विवेकानंद को अभी आगे पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती के बाद, तो दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद, दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद, है ना, विवेकानंद की मृत्यु तो 1902 में होगी, है ना, लेकिन ये यहां पर पहले ही 1889 में ही हो गया था। तो दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद, है ना, दयानंद की मृत्यु के बाद 2 घंटे की क्लास केवल है, 5 से 7 की है ना, 7 से 9 की क्लास है। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, केवल 2 घंटे की क्लास है। 2 घंटे की क्लास है, 9 बजे क्लास ओवर हो जाएगी, 9 बजे समाप्त हो जाएगी। आधा घंटा हो ही गया, और आधा घंटा हो ही गया, 1.5 घंटे और क्लास चलेगी। आज की क्लास 2 घंटे की हम लोगों की है। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि वो दयानंद सरस्वती बोलने की जगह पर जुबान से विवेकानंद निकल गया हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो दयानंद सरस्वती, है ना, क्योंकि विवेकानंद तो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, उनको इन्हीं के बाद पढ़ने वाले हैं, है ना, इन्हीं के बाद पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखो यहां पर दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद ये
जो आर्य समाज था वो दो भागों में डिवाइड हुआ। एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक वर्ग था और एक प्राच्य शिक्षा का समर्थक वर्ग था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे, और प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में लेखराम, मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद थे। दोनों के द्वारा, एक के द्वारा लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई, एक के द्वारा हरिद्वार से प्रश्न आता है ना, जब ऐसे जगहों से प्रश्न आता है ना तो अधिकांश लोग गलत करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा माइन्यूट पॉइंट होता है ना, और जब माइन्यूट पॉइंट को नहीं समझते हैं तो वहां पे गलतियां हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि ये जो सेगमेंट था, इस सेगमेंट की बात यहां पर कर लिया कि भाई क्या क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले और प्राच्य शिक्षा का समर्थन करने वाले जो बातें हैं उसको भी क्लियर कर लिया। हाँ, क्लास की प्रॉब्लम लगातार आ रही है ना, क्लास की प्रॉब्लम लगातार आ रही है, वो बीच बीच में क्लास रुक जा रही है सभी क्लासेज में। इस समय पता नहीं क्यों नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो बार बार क्लास रुक रही है, लेकिन उसी में हम लोग, जब क्लास रुकेगी तो मैं नहीं लिखाऊंगा या नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सुबह से प्रॉब्लम चल रहा है, बीच बीच में क्लास रुक जाया कर रही है, ठीक है ना। तो चलो, ये पॉइंट भी हम लोगों ने ले लिया, इनसे जुड़े हुए जो संदर्भ थे उसको भी ले लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद पर, कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो पॉइंट है, जो बातें हैं वो क्या हैं, और उनसे संबंधित जो बात है उसका क्या संदर्भ है, उनका जो पॉइंट है उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अब उस बात को यहां पर हम लोग देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो बातें थी, स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो बातें थी वो हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद पर। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है ना, स्वामी विवेकानंद, इनसे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको हम लोगों को एक एक करके जानना है। हाँ, इसीलिए ना नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ही, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं ज्यादातर लिख रहा हूं, इसीलिए मैं ज्यादा लिख रहा हूं, बोल के लिखाने की जगह ज्यादा लिख रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क यदि रुकेगा भी तो बोर्ड तो दिखेगा ना कि हाँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए नेटवर्क इशू के कारण ही ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बोर्ड पे ही लिख दूं, ताकि आप उसको लिख लेंगे देख करके, है ना, देख करके लिख लेंगे। हाँ, है ना, 9 बजे तक क्लास रहेगी, 2 घंटे की आज क्लास है हम लोग की, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, है ना, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास रहेगी। तो स्वामी विवेकानंद की बात यहां पर कर लेना कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए, इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में, जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। अब इनसे रिलेटेड जो बातें हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके बचपन का क्या नाम था स्वामी विवेकानंद के? देखना, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, है ना। तो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके गुरु का नाम, है ना, इन्हीं सब जगहों से प्रश्न निकलते हैं। इनके गुरु,
इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। देखो इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, है ना। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, हाँ नरेंद्र था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, तो नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से इनको जाना जाता था, तो बचपन का नाम इनका नरेंद्र था। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाते थे रामकृष्ण परमहंस जो उनके शिष्य थे। और ये इनका भी जो मूल नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था, और ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, है ना। तारकेश्वर, कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, और गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। तो दक्षिणेश्वर के स्वामी के रूप में जाना जाता था, है ना। इनको किस रूप में जाना जाता था, देखना, जाना जाता था दक्षिणेश्वर के स्वामी के रूप में जाना जाता था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। चट्टोपाध्याय था। ये कलकत्ता के, ये कलकत्ता के, तो ये देखना कि प्रश्न जहां से बन सकते हैं ना, बने हैं वहां पर उन चीजों को लेना होता है। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम तो आप जानिए नरेंद्र था, लेकिन उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर, ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। देखना, काली मंदिर, तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय के रूप में कि भाई उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके गुरु का जो प्रभाव है ना वो बहुत ज्यादा है ना। उनके गुरु का जो प्रभाव है वो विवेकानंद पे बहुत ज्यादा है। इसलिए गुरु के बारे में हमें जानना होगा कि उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, जो कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। और उनको किस नाम से जाना जाता था, वहां पर मैंने लिख दिया था कि उनको किस नाम से जाना जाता था, दक्षिणेश्वर के स्वामी। तो दक्षिणेश्वर के स्वामी के रूप में उनको जाना जाता था। और रामकृष्ण परमहंस का जो प्रभाव था वो विवेकानंद के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा पड़ा था। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से, है ना। हाँ, ठीक है ना। तो आप देख लो यहां पर जो कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद ही बहुत जल्दी ही 80 में उनके संपर्क में आए थे, और 86 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद, चूंकि उससे पहले ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का, अपने गुरु के विचारों का आजीवन प्रचार करने का प्रण लिया। अपने गुरु के उपदेशों, अपने गुरु के विचारों का आजीवन प्रचार करने का संकल्प लिया, और उसके बाद आजीवन अपने गुरु के विचारों का, उपदेशों का और सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। तो अब अगली जो थोड़ी लाइन है उसको मैं बोल के लिखा देता हूं, तो जरा उसको लिख लो। तब उसके बाद जहां जहां पर घटनाक्रम होगा उस घटनाक्रम की बात हम आपसे करेंगे। तो लिखना,
लिखना। विवेकानंद 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 अपने गुरु से बेहद प्रभावित थे। विवेकानंद अपने गुरु से बेहद प्रभावित थे। विवेकानंद अपने गुरु से बेहद प्रभावित थे। अपने गुरु से बेहद प्रभावित थे। जब ईस्वी में जब 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, तब विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, तब विवेकानंद ने अपने गुरु के विचारों और सिद्धांतों, तब विवेकानंद ने अपने गुरु के विचारों और सिद्धांतों, अपने गुरु के विचारों और सिद्धांतों, अपने गुरु के विचारों एवं सिद्धांतों का आजीवन प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। विचारों और सिद्धांतों का आजीवन प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। आजीवन प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया और संन्यास ग्रहण करने के बाद, पूरे भारत का भ्रमण किया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण किया। ये इतनी बात उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई थी जो हमने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद अब देखना, 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखना, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाँ, परमहंस ना उनकी उपाधि थी। बिल्कुल, परमहंस उनकी उपाधि थी। उनका जो नाम था वो रामकृष्ण था। परमहंस टाइटल थी उनकी और उपाधि थी। तो उनका जो मूल नाम था वो रामकृष्ण था। वैसे उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, है ना, गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इस वाले बात को लिख लो, तब मैं समझाता हूं आपको इसके पॉइंट को। इतनी 2 लाइन लिख लेना, जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ उसको लिख लिया ना। अब इसके बाद लिखना, 2 लाइन लिखने के बाद लिखना, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्रनाथ चुना गया।
हाँ, क्लास रुकी है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ क्लास रुकी है, इसी की वजह से यहाँ से जो संबंधित बातें हैं ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत गंभीर चल रही है। देखना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको देखना है ना, इसको आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि यदि यदि रुकेगा भी ना, हाँ, यदि रुकेगा भी क्लास तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं, है ना, मैं लिख दे रहा हूं, इसके वजह से आपका क्लास नहीं छूटेगा। तो आप देखना यहाँ पर जो पॉइंट था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंतर्गत, है ना, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र को चुना गया, है ना, नरेंद्र को या नरेंद्र नाथ को चुना गया गया तथा राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया था। क्योंकि इनका नाम तो नरेंद्र था, तो उन्हें लगा कि नरेंद्र के नाम से ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा, है ना। हाँ हाँ, आज मैं बोल्ड वर्क ही करा देता हूं, क्योंकि जब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो आज हम ज्यादातर बोल्ड वर्क ही करा देते हैं आपको, ताकि वो सारी बातें हमारी क्लियर रहेगी, सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे। तो ज्यादातर मैं लिख ही देता हूं, और मेरे साथ साथ आप लिखते चलोगे तो सारी बातें हम लोग की क्लियर भी हो जाएगी और सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखना यहाँ पर कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र को चुना गया तथा राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की सलाह पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। अजीत सिंह ने इनके जाने का खर्च भी वहन किया। अजीत सिंह ने ही यानी खर्च भी वहन करने मतलब खर्च उठाया, इनका मतलब खर्च उठाया, खर्च उठाया, है ना। तो ये पॉइंट होगा। इसके बाद बात आती है कि किस जहाज से ये अमेरिका के शिकागो गए थे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद पेनिसुलर देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मुझे लगता है कि यह प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है
कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, है ना, जब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो किस जहाज से गए थे? पेनिसुलर नामक जहाज से गए थे, पेनिसुलर नामक जहाज से, है ना। यहां पर नीचे मैं लिख देता हूं और साफ लिख देता हूं, पेनिसुलर, पेनिसुलर नामक जहाज से गए थे। तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका जहाज से गए थे? यह प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। कभी भी यहां से प्रश्न आ सकता है कि स्वामी अमेरिका किस जहाज से गए थे? तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका पेनिसुलर जहाज से गए थे और वो रवाना को, लेकिन वो डेट को छोड़ दो। अब इसके बाद लिखना 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 शिकागो सम्मेलन में भाग लेने किस जहाज से गए थे? पेनिसुलर जहाज से गए थे, पेनिसुलर जहाज से गए थे, लिखना। अब लिखना अमेरिका, अब लिखना लिखना विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद ने भाषण दिया, विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद ने भाषण दिया, विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद ने भाषण दिया, विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद ने भाषण दिया तो उसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर की गई, तो उसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर की गई, तो उसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर की गई। अपने भाषण के दौरान विवेकानंद ने कहा था, अपने भाषण के दौरान विवेकानंद ने कहा था, अपने भाषण के दौरान विवेकानंद ने कहा था, अपने भाषण के दौरान विवेकानंद ने कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं, कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को, जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, सागर में ले जाकर मिला देती हैं, सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म, उसी प्रकार उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म एक ही ईश्वर में, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, 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 ईश्वर की ओर ले जाते हैं। रोमिया रोला ने विवेकानंद को रोमिया रोला ने विवेकानंद को ज्वाला की दहक, ज्वाला की दहक तथा हिंदू नेपोलियन कहा था। तथा हिंदू नेपोलियन कहा था। जबकि सिस्टर निवेदिता ने जबकि सिस्टर निवेदिता ने विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था।
योद्धा सन्यासी, योद्धा सन्यासी कहा था? देखना, योद्धा सन्यासी कहा था, जबकि सिस्टर निवेदिता ने विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था। विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था, योद्धा सन्यासी कहा था। क्लियर ना? तो आप देखना, ये अलग अलग लोगों के द्वारा जो नामकरण किया गया था उसको भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई क्या कहा था। और पश्चिम के लोगों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा था। पश्चिम के लोगों ने देखना, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा था। तो ये तो पॉइंट हो गया कि भाई विवेकानंद को किसके किसके द्वारा क्या क्या कहा गया था। ये पॉइंट वहां पर निकल के आ गया कि भाई क्या उनका संदर्भ था, क्या उनका पॉइंट था। इस बात को हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया। अब इसके बाद 1896 में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। वहां से भी प्रश्न आता है। ये तो चलो, ये पश्चिम के एक विचारक थे, विद्वान था रोमियो रोला, और रोमियो रोला ने विवेकानंद के बारे में दो बातें कही है। विवेकानंद को ज्वाला की दहक भी कहा है और हिंदू नेपोलियन भी कहा है। सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, है ना, विवेकानंद की शिष्या थी, इन्होंने विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा है और पश्चिम के लोगों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। हाँ, ये जो रोमियो रोला थे ना, ये पश्चिम के अमेरिका के एक विद्वान व्यक्ति थे। और जो सिस्टर निवेदिता थी, ये भी अमेरिका की थी, लेकिन विवेकानंद के भाषण से प्रभावित होकर के उनका नाम मार्गरेट नोबल था और मार्गरेट नोबल को भारत में सिस्टर निवेदिता नाम दिया गया था। उनका जो मूल नाम था वो मार्गरेट नोबल था, जो विवेकानंद के भाषण से प्रभावित होकर के उनकी शिष्या बन गई थी। विवेकानंद के शिकागो भाषण से प्रभावित होकर के वो उनकी शिष्या बन गई थी। उनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था, लेकिन वो विवेकानंद के साथ ही भारत आ गई और आजीवन विवेकानंद की सेवा में लगी रही और विवेकानंद के मृत्यु के बाद उनके सिद्धांतों का प्रचार करती रही। उन्हीं को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया, लेकिन उनका जो मूल नाम था वो मार्गरेट नोबल था, है ना, मार्गरेट नोबल था। इनका जो मूल नाम था सिस्टर निवेदिता का, वो क्या था, मार्गरेट नोबल था, जो विवेकानंद की शिष्या थी, है ना, शिष्या थी। तो क्लियर हो गया ना कि भाई दोनों का जो परिचय था वो मैंने आपको बता दिया कि रोमियो रोला कौन थे और ये कौन थे, है ना। तो ये प्रसिद्ध विद्वान थे रोमियो रोला पश्चिम के, और यहाँ पर जो सिस्टर निवेदिता की मैंने बात किया उनका भी संदर्भ मैंने ले लिया कि भाई उन्होंने क्या किया था। अब इसके बाद देखो, अब इनसे रिलेटेड और जो पॉइंट आएगा वो क्या है। 1896 ईस्वी में विवेकानंद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में तथा कैलिफोर्निया में शांति आश्रम
अमेरिका के कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। ये पॉइंट भी बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये दोनों बातों को मैं एक बॉक्स के अंतर्गत बना देता हूं। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। 1896 में विवेकानंद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और अमेरिका के कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। क्योंकि ध्यान रखना कि विवेकानंद है ना, विवेकानंद हाँ नरेंद्र को चुना गया था, है ना, चुना गया था इसलिए राजस्थान के, है ना, यहाँ पर वो पॉइंट लिया था हम लोगों ने, तो मैंने लिख दिया था उसको मैंने लिखा था, देखें, चुना गया था तथा राजस्थान, है ना, राजस्थान ये शब्द है, राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, राजस्थान के खेतड़ी कहां पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की सलाह पर, है ना, अजीत सिंह की सलाह पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। क्लियर ना, स्वामी विवेकानंद रखा गया। ठीक है ना। तो आप देखना यहां पर पूरा का पूरा जो संदर्भ है वो यहां पर ले रहे हैं कि कैसे कैसे पॉइंट बना था, है ना। तो अब यहां पर देख लो, यहां पर जो कंडीशन थी उसको क्लियर कर दिया ना उसको कि भाई क्या क्या कंडीशन थी। तो आप देखो पेनिसुलर जहाज की बात भी कर लिया और ये पॉइंट भी कर लिया। इसके बाद अब देखना, अब इसके बाद का अगला पॉइंट देख लो जहां पे थे हम लोग। तो 1896 में विवेकानंद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया और अमेरिका के कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। इसका मतलब कि विवेकानंद 93 में गए थे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कब गए थे? 93 में, 1893 में। और भारत कब आए? 1896 के लास्ट में, यानी कि 3 से 4 वर्ष तक वो पश्चिम में ही रहे। अमेरिका के तमाम शहरों में भ्रमण किए, यूरोप गए और तमाम देशों का भ्रमण करने के बाद वापस भारत वापस आए थे। तो इस तरह से आप देखो कि यहां पर अब एक प्रश्न आएगा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना, बताओ वेदांत सोसाइटी की स्थापना, अभी जो यहां पर लिखा है ना वेदांत सोसाइटी, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था, है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था। ये क्लियर है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था। तो जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप लोग कि क्या इसके पहले भी किसी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी? क्या इसके पहले भी किसी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी? इसके पहले किसी ने वेदांत सोसाइटी, ठीक यही नाम है वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद के पहले भी और किसी ने की थी क्या? बताना भाई। जिसको मैच देखना है वो मैच देखे। मैं कहां बुला रहा हूं कि आप आगे क्लास करो, है ना। जिसको देखना है मैच वो आराम से देखे, बाद में क्लास देख लेगा, है ना, बाद में क्लास देख लेना। जिसको मैच देखना है तो क्यों दोनों तरफ दिमाग किए हो, ना लेक्चर ही समझ में आएगा ना मैच ही समझ में आएगा। तो एक काम करना है, या तो लेक्चर देखना है या तो मैच देखना है। तो मैच देख, ये कहां पे जाएगा? ये तो बाद में भी आप देख सकते हो, ये लेक्चर जो है वो बाद में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका मन लेक्चर में नहीं लग रहा है वो मैच देखे, है ना, और जिसका मन लग रहा है वो लेक्चर देखे, है ना, वो लेक्चर देखे। क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना, मैच भी और लेक्चर भी, क्योंकि दोनों में से कोई भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो या तो मैच ही देखना है या तो लेक्चर ही देखना है, ठीक है ना। तो अब मुझको बताओ कि वेदांत सोसाइटी की जो मैंने बात की आपसे कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना और किसी ने की थी, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आ गया उत्तर इसका। राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय ने कहा किया था? राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किया था। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किया था, है ना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में, है ना, 1816 ईस्वी में, 16 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने भी किया था। राजा राम मोहन राय ने भी किया था, है ना, राजा राम मोहन राय ने भी किया था। तो आप देख सकते हो यहां पर कि 1816 ईस्वी में
है ना 1816 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने भी वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था और स्वामी विवेकानंद ने भी किया था। स्वामी विवेकानंद ने भी किया था। बहुत अच्छा गौरव। तो यहां पर जो पॉइंट है उसकी बात हमने आपसे कर लिया कि भाई वेदांत सोसाइटी का, है ना, वेदांत सोसाइटी का जो संदर्भ है उसकी बात यहां पर हम लोग करते हैं कि भाई वेदांत सोसाइटी की स्थापना दो लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन ध्यान रखना दोनों का जगह अलग अलग है। दोनों का जगह अलग अलग है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किया था, जबकि विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था। कहां पर किया था? अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था। क्लियर ना? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन्होंने किया था, जबकि इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां पर किया था? बंगाल में किया था। बंगाल में किया था। तो इस तरह से यहां पर इससे रिलेटेड जो बातें थी, इससे रिलेटेड जो पॉइंट थे, उसकी बात हमने आपसे किया कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। यहां से उस पॉइंट को हम लोगों ने यहां पर ले लिया। तो अब देखो ये भी बात हमारी हो गई वेदांत सोसाइटी की भी। अब इसके बाद जब विवेकानंद भारत आए, तो विवेकानंद भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया? विवेकानंद जब भारत आए तो उन्होंने 1897 में, है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो चलो अब उस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग। ये मैंने याद दिलाने के लिए आपको बताया था कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने भी किया था 1816 में, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद के द्वारा भी किया गया था 1896 में, है ना। सन भी अलग है और जगह भी अलग है। विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में किया था, भारत के बाहर अमेरिका में किया था, जबकि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किया था, और उसका सन 1816 है और इसका सन 1896 है। 1816 1896, ठीक है ना। चलो आगे ले लेते हैं हम लोग पॉइंट, आगे का संदर्भ ले लेते हैं कि अब 97 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। लिखना अमेरिका से वापस आने के बाद, अमेरिका से वापस आने के बाद विवेकानंद ने अमेरिका से वापस आने के बाद विवेकानंद ने अमेरिका से वापस आने के बाद विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। इसको भी मैं बॉक्स बना देता हूं कि अमेरिका से वापस आने के बाद विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, है ना, 1897 ईस्वी में, यहां से पॉइंट बनता है। हर जगह से ना देखो, हर जगह से मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ जगहों से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। हर चैप्टर से, हर व्यक्ति से थोड़े बनेगा, है ना। तो जहां पर बनेगा उसकी हम बात करेंगे आपसे। आप देखना, अभी अमेरिका से वापस आने के बाद विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और उसके बाद इन्होंने कलकत्ता के बेलूर में और अल्मोड़ा के मायावती में इसका मुख्यालय खोला था। ये तो इन्होंने यहां पर कर दिया था स्थापना, और उसके बाद इसका मुख्यालय दो जगह पर किया था रामकृष्ण मिशन का, कलकत्ता के बेलूर में और अल्मोड़ा के मायावती में, है ना। रामकृष्ण मिशन यहां पर देखना, रामकृष्ण मिशन का दो जगह मुख्यालय बनाया गया।
और वो मैं यहाँ पर चार्ट के फॉर्मेट में ही बना देता हूं। कलकत्ता के बेलूर में देख लो, यहां मठ स्थापित किया गया। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनता है ना, देख लेना। तो अब देखना यहां पर जो पॉइंट है उसकी बात मैंने आपसे कर लिया कि भाई कहां से किस तरह के पॉइंट बन सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन है ना कि का दो जगह पर मुख्यालय बनाया गया या मठ बनाया गया, एक कलकत्ता के बेलूर में और दूसरा अल्मोड़ा के मायावती में। तो ये पॉइंट से प्रश्न बनता है, इसको भी आप बना लो, जल्दी से बना लो इसको, ताकि इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी क्लियर हो जाए, है ना, वो भी क्लियर हो जाए। और उसके बाद उनके जो विचार थे ना, उन विचारों की बात मैं आपसे करूंगा कि उनके जो विचार थे वो क्या थे और उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या किसके किसके बारे में क्या क्या बातें उनके द्वारा कही गई थी, उन सारी बातों को अब यहाँ पर मैं एक एक करके आपको क्लियर करूंगा। युवाओं के बारे में क्या कहा, महिलाओं के बारे में क्या कहा, है ना, तमाम लोगों के बारे में जो उन्होंने कहा था उसकी बात हम आपसे करेंगे। टैगोर ने उनको सृजन की प्रतिभा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी। सृजन की प्रतिभा, रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। सृजन की प्रतिभा कहा था स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। देखना, सृजन की प्रतिभा कहा था। सृजन की, ये पॉइंट को लिख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सृजन की प्रतिभा कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने, यहां पर लिख देते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने उनमें बुद्ध का हृदय, उनमें बुद्ध का हृदय तथा शंकराचार्य की बुद्धि विद्यमान था। देखो, दोनों के स्टेटमेंट जो, ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हैं। मैं सर्च कर करके तमाम जगहों से निकाल निकाल के पॉइंट देता हूं आपको। आप नोट्स में जो भी पॉइंट लिख रहे हो, एक भी लाइन लिख रहे हो, वो प्रश्न है। वो प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, वो प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखो, यहां पर दोनों लोगों की बात मैंने कर लिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद के बारे में क्या कहा है, और सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में क्या कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में क्या कहा है, दोनों की बात यहां पर मैंने कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में क्या लिखा है कि उनमें बुद्ध का हृदय था और शंकराचार्य की बुद्धि थी। बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि दोनों विद्यमान था। तो इस तरह से आप देखो, यहां पर
इनसे रिलेटेड जो बातें थी वो भी हमने उठा लिया, वो भी हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको उनके स्टेटमेंट जो है ना उनको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था, महिलाओं के बारे में क्या कहा था, युवाओं के विषय में क्या कहा था। अब इससे जुड़े हुए जो पॉइंट है उसकी बात हम करते हैं। लिखना लिखना लिखना, अब लिखना। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के विषय में कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, उठो जागो और चलो, उठो जागो, उठो जागो और चलो, उठो जागो और चलो, और तब तक चलते रहो, उठो जागो और चलो, और तब तक चलते रहो, और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लाइन चेंज कर दो, एक एक स्टेटमेंट को एक एक जगह पे लिखते चलेंगे। आगे लिखना, विवेकानंद ने कहा था कि, विवेकानंद ने कहा था कि, विवेकानंद ने कहा था कि गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है, गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद ने कहा था कि गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। हम गरीब इसलिए होते हैं, हम गरीब इसलिए होते हैं, हम गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं करते। हम गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं करते। फिर लाइन चेंज कर देना, फिर लाइन चेंज कर देना, फिर लाइन चेंज कर देना। लिखना लिखना, विवेकानंद ने कहा था कि, विवेकानंद ने कहा था कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, जहां न वेद है, न कुरान है, जहां न वेद है, न कुरान है, न बाइबिल है। जहां न वेद है, न कुरान है, न बाइबिल है। जहां न वेद है, न कुरान है, न बाइबिल है। जहां न वेद है, न कुरान है, न बाइबिल है। फिर लाइन चेंज करना, महिलाओं के विषय में विवेकानंद ने लिखा, कहा था कि, महिलाओं के विषय में विवेकानंद ने कहा था कि, महिलाओं के विषय में विवेकानंद ने कहा था कि, महिलाओं के विषय में विवेकानंद ने कहा था कि, विवेकानंद ने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों को लेकर, 500 500 समर्पित व्यक्तियों को लेकर इस देश को सुधारने में
इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, किंतु केवल 50 महिलाओं को लेकर कि विवेकानंद का महिलाओं के प्रति क्या सोच थी, है ना, कि 500 पुरुषों को लेकर के इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन केवल 50 महिलाओं को लेकर इस देश को सुधारा जा सकता है। इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई थी, इस तरह की बात उनके द्वारा बताई गई थी। तो इस वजह से आप देखोगे कि इस तरह के जो पॉइंट है वहां से बनते हैं और इस तरह की चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि भाई क्या क्या हुआ था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में लिखा था कि बंगाल का संबंध विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का 'ये भी एक स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का है। कभी प्रश्न यहां से बन सकता है, इसको ले लेना। यहां से भी कभी प्रश्न बन सकता है, इसको ले लेना, है ना, यहां से भी कभी प्रश्न बन सकता है। तो आप देखो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। क्या कहा है? आध्यात्मिक पिता कहा है। तो ये पॉइंट को भी मैंने आपको दे दिया कि भाई क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अब इसके बाद ले लेना कि 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में दोबारा भी, है ना,
केवल एक ही बार प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन ही नहीं हुआ था, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था और इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। देखो, फ्रांस के पेरिस में हुआ था और इस सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो दोबारा विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया था। दोबारा विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। और पेरिस के द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का नेतृत्व भी भारत के तरफ से किसने किया था? विवेकानंद ने भी किया था। लेकिन पहली बार में जो उनको लोकप्रियता मिली थी उस तरह की बात दूसरी बार में नहीं थी, लेकिन पहली बार में वो वैश्विक व्यक्तित्व बन गए थे। वैश्विक व्यक्तित्व विवेकानंद को किस सम्मेलन ने बनाया था? तो शिकागो का जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में हुआ था उसका बनाया था। और यहां पर ध्यान रखना कि दोनों विश्व धर्म सम्मेलनों का प्रतिनिधित्व, दोनों विश्व धर्म सम्मेलनों का प्रतिनिधित्व भारत के तरफ से, हिंदू धर्म के तरफ से विवेकानंद ने ही किया था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1893 में हुआ था और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1900 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के शिकागो में किया गया था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था। फ्रांस के पेरिस में किया गया था। तो इस तरह से ये पॉइंट भी हमने आपको क्लियर कर दिया कि भाई क्या क्या घटनाक्रम था, क्या क्या संदर्भ था, ये सारी की सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपको है ना, अब इसके बाद जो अन्य बातें हैं उसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये हो गया। अब इसके बाद 1902 ईस्वी में है ना, 1902 ईस्वी में विवेकानंद का निधन हो गया था। 1902 ईस्वी में विवेकानंद का निधन हो गया। यहां पर लिख देते हैं। देखना, 1902 ईस्वी में विवेकानंद का निधन हो गया था। तो ये इतनी बातें विवेकानंद से रिलेटेड थी, इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जिसको भी हम लोगों ने देख लिया है ना, इसको भी देख लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन से दो दो तीन तीन पॉइंट बनते हैं, उसको भी हम आपको बता देंगे। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला जो सेगमेंट होगा वो बन जाएगा। तो देखो अगला पॉइंट ले लो। देखना, ये तो पॉइंट हो गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में अमेरिकी नागरिक कर्नल अलकाट
और रूसी महिला मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया था। ये तो एक पॉइंट हो गया, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में अमेरिकी नागरिक कर्नल अलकाट और रूसी महिला मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया था। ये इतनी बात को यहाँ पर लिख लो। इसके बाद जो यहाँ से संदर्भ है उसकी बात कर लेते हैं कि प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना था। तो इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया गया था, है ना। इस सोसाइटी की स्थापना प्राच्य धर्मों का, प्राच्य का मतलब पूर्व के, पूर्व के। इस सोसाइटी की स्थापना प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया था। किया गया था, तो ये बात को ध्यान रखना। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं दे देता हूं। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे गूढ़ तथा आध्यात्मिक धर्म कहा था। देखना, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत। एक तो उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या था, प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी पूर्व के जो धर्म थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, है ना, जो भी धर्म, पूर्व के जो धर्म थे उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। और अध्ययन के बाद जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, अध्ययन के बाद जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष क्या था, इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे गूढ़ तथा आध्यात्मिक धर्म कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यहाँ पर किया गया था। और इसके अंतर्गत जो संदर्भ बनाया गया था, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, साथ ही बाल विवाह और जाति प्रथा का भी विरोध किया। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया था। ये स्थापना तो 1875 में हुआ था, स्थापना तो 1875 में हुआ था, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहां पर खोला गया था, वो पॉइंट यहां पर मैं आपको दे देता हूं। 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में मद्रास के अडयार में इस सोसाइटी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया। देखो,
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया? तो 1882 में मद्रास के अडयार में, क्योंकि स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुआ था, है ना, स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय तो अमेरिका के बाहर, है ना, अमेरिका के बाहर जब स्थापित होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होगा। तो अमेरिका के बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो स्थापित किया था वो भारत के मद्रास के अडयार में किया था। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि 1882 में मद्रास के अडयार में इस सोसाइटी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया था। जल्दी से इसको बना ले, जल्दी से इसको बना ले। इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क की इशू बन रहा है, तो बोलने में कुछ बात कट जाएगी, कुछ बात आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ताकि बोर्ड पर लिखा हुआ आप आसानी से लिख लोगे और गलती भी नहीं होगी। तो इसलिए पॉइंट को आप यहां पर ले लेना कि क्या हुआ था। इसके बाद एनी बेसेंट इसकी सदस्य 88 में बनी थी, 93 में भारत आई, और उसके बाद अब यहां से 2-3 पॉइंट यहां से बनता है एनी बेसेंट को लेकर के, उसकी बात भी कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। ये बना लिया सभी लोगों ने ना, ये सभी लोगों ने बना लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य या सदस्या है ना, 1888 ईस्वी में बनी, 1893 में भारत आई, अध्यक्ष बनी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन कब बनी थी? जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई तब बनी थी। तो कर्नल अलकाट की मृत्यु कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। तो 1907 ईस्वी में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई, तब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अब इसके बाद देखना, 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में, बनारस या वाराणसी, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की।
जो देख लो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, है ना, यानी बीएचयू बना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी बार बार प्रश्न निकलते हैं, तो इसको भी देख लो आप। ये सारे जितनी लाइन में लिख रहा हूं सब के सब प्रश्न है, जितनी लाइन में लिख रहा हूं सारे क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। अब 9 बजे तक क्लास चलेगी, अब केवल, है ना, केवल अब 15-16 मिनट की क्लास बची हुई है, 15-16 मिनट की केवल क्लास बची है हम लोग की, उसके बाद खत्म हो जाएगी। 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे क्लास समाप्त कर देंगे। तो चलो, यहां पर आपने देख लिया कि 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के रूप में स्थापित हुआ था, है ना, बीएचयू के रूप में स्थापित हुआ था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पॉइंट ना, ये नोट से लेके कोई फायदा नहीं होगा, है ना। आप ना इसको देखो, मैं समझा रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर आप लिख रहे हो, ऐसे तैयार होता है। आपको नोट्स मिल जाएगा ना, आप नहीं तैयार कर पाओगे। नोट्स तो न जाने कितने लोगों का आप ले लो, लेकिन नोट्स ले लेने से यदि तैयारी होती तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, सब लोग नोट्स ले लेते। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग किसी विषय को समझते हैं, उसको लिखते हैं, फिर उसको आप भी लिखते हो, फिर उसको पूछते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके रीजन को जानते हैं, उसके उद्देश्य को जानते हैं, तो चीजें तैयार हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल के क्या बनेगा, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल करके, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल के क्या बनेगा, ये बीएचयू बनेगा, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा, है ना। ये आगे चल के क्या बनेगा, बीएचयू बनेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा। तो इस तरह से आप ये पॉइंट को देख लो यहां पर। इसके बाद यहां पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। तो ये पॉइंट को भी आप ले लो, देख लो। तो 1917 के, है ना, 1917 के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से एनी बेसेंट ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ये पॉइंट भी यहाँ पर हमारा निकल चुका है। तो आप देखो, ये इतनी बातें, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लो, कर्नल अलकाट की बात कर लो, या एनी बेसेंट की बात कर लो, इतने पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, और इतने पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होता है कि भाई कैसे कैसे प्रश्न, कहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखो, अब इसके बाद हो गया ना, इतनी बातें, एनी बेसेंट के बारे में भी बातें हो गई। अभी जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, तो एनी बेसेंट के बारे में और चर्चा करेंगे। जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो एनी बेसेंट के बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतनी बात यहाँ पर देख लिए। इसके बाद अब मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करेंगे हम लोग, है ना। मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करेंगे कि मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत
कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उसके अपने क्या संदर्भ थे, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। चलो, है ना, 3 आंदोलन का संदर्भ यहां पर आता है, और इसी के साथ ये कंप्लीट भी हो जाएगा हम लोगों का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये 3 आंदोलन है मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत। ये 3 आंदोलन यहां पर देख रहे हो। अलीगढ़ आंदोलन प्रणेता, इसके प्रणेता किसको माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को। देवबंद आंदोलन कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही इसके प्रणेता माने जाते हैं। और अहमदिया आंदोलन का प्रणेता, प्रणेता का मतलब जनक, जिसने इसको प्रारंभ किया था। प्रणेता का मतलब जनक है ना, या फादर, जो भी कह लो, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद, है ना, मिर्जा गुलाम अहमद। स्थान की बात करोगे, किस स्थान पर हुआ था? पंजाब का कादियान क्षेत्र। पंजाब के कादियान नामक स्थान पर हुआ था। ये इसका स्थान क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। देवबंद में देखो, ये चार्ट ही बना दिया। और यहां पर ये तो हो गया प्रणेता, और स्थान की बात करेगा तो अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। देखो, ये तो हो गया ना, एक मोटा मोटी एक संदर्भ यहां पर बन गया, है ना। क्लियर ना? तो आप देखो यहां पर कि एक एक पॉइंट को, है ना, बनाते हुए चलेंगे हम लोग भाई, कैसे कैसे
चीजें यहाँ पर बनाई गई है, कैसे कैसे उसके संदर्भ बनाए गए है ना। और सीक्वेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हो ब्रिजेश क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है ना, सीक्वेंस होना चाहिए ना। पढ़ने में यदि सीक्वेंस होगा ना, क्रमबद्धता होगी ना, तो चीजें अपने आप समझ में आती है। लेकिन यदि सीक्वेंस नहीं होगा, क्रमबद्धता नहीं होगी, कहानी क्रम से आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर वो समझ में नहीं आती है। इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि सारी चीजें एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ें, घटनाक्रम को एक सीक्वेंस में पढ़ें, ताकि सारी बातें हमें दिमाग में बैठती चली जाए, सारे पॉइंट को हम को रिलेट करते चले जाएं, ताकि सारी बातें समझ में आती चली जाए। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत 3 आंदोलन हुए थे, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन, है ना, अहमदिया आंदोलन। और इन सब के बारे में यहाँ पर पॉइंट हमने बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या संदर्भ हो सकता था, उसकी बात यहाँ पर हो गई। थोड़ा पॉइंट हम लोग ले लेंगे, अलग से भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट ले लेंगे, ताकि पूरी की पूरी बातें एकदम क्लियर होती चली जाए। तो आप देखो यहाँ पर, ये तो हमने 3 पॉइंट ले लिया सीधे सीधे कि क्या क्या था, इसका संदर्भ क्या क्या पॉइंट था। अब इसके बाद हम लोग अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको देख लेते हैं कि यहाँ से संबंधित क्या क्या पॉइंट हो सकता है, क्या क्या बातें हो सकती है, तब उसके बाद इस बात को लेंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन, ये तीनों का जो सीक्वेंस था वो मैंने बताया। अब इनके बारे में थोड़ी अलग अलग पॉइंट है, जैसे अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम मोहम्मद के द्वारा क्या किया गया, पंजाब के कादियान नामक स्थान पर इन्होंने किया, तो इन्होंने कोई पुस्तक लिखी, कोई बातें थी उससे जुड़ी हुई, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन और देखना अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खां, है ना। अलीगढ़ आंदोलन एवं सर सैयद अहमद खां का जो संदर्भ है, का जो पॉइंट है, वो यहाँ पर हमने ले लिया है। वो यहाँ पर हमने ले लिया है कि भाई इसका जो सीक्वेंस है, जो संदर्भ है वो क्या है, उसका पॉइंट क्या है, वो बात यहाँ पर आ गई। अलीगढ़ आंदोलन एवं सर सैयद अहमद खां, है ना, सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सर सैयद अहमद खां से संबंधित क्या क्या बातें थी, इन्होंने कौन सी प्रथा चलाई थी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उससे संबंधित क्या बात हो सकती है ना। तहजीबुल अखलाक नामक पुस्तक, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने तहजीबुल अखलाक नामक पुस्तक लिखा था। और उसके बाद कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 64 में किया था। तो 2-3 बातें इनसे जुड़ी हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तहजीबुल अखलाक, देखना 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ये पॉइंट यहां पर निकल के आ गया। इन्होंने इन्होंने तहजीबुल अखलाक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, यहां से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है ना। इन्होंने तहजीबुल अखलाक
नामक पुस्तक की रचना की। साइंटिफिक, है ना, 1864 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा किया गया था। क्लियर ना? तो अब ना इनसे इनसे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं ना, इनसे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं, जो अन्य पॉइंट है, उसको हम लोग कल देख लेंगे, है ना, क्योंकि अब इसमें कई सारे पॉइंट है। तो चाहे वो अलीगढ़ आंदोलन हो, चाहे वो देवबंद आंदोलन हो, चाहे वो अहमदिया आंदोलन हो, जो भी पॉइंट जुड़ा हुआ है, जहां जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, वो कल थोड़े से आधा घंटा में हम लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद कल हम लोग 1857 के विद्रोह की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह को कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 1857 के विद्रोह को हम लोग कल शुरू करेंगे। थोड़ा सा पॉइंट जो इसका बचा हुआ है उसको देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलें, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं और कल हम आपको इसके आगे की कहानी सुनाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम लोग मिलते हैं और इस कहानी को कल आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोग का मूल टॉपिक जो होगा 1857 का विद्रोह होगा, है ना, 1857 का विद्रोह होगा। तो चलें, इस पॉइंट को यहीं पे पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बंद कर देना वो।